यस, तो सेटल रैयत हमारा 12 साल से ज्यादा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। जैसे कि ये है एक जमीन, और लेट्स से इसी गांव में एक दूसरी जमीन भी है जिसको हम सेकंड जमीन बोल रहे हैं, और लेट्स से एक तीसरी जमीन भी है। तो अब सेटल्ड रैयत जरूरी नहीं है कि इसी जमीन पे, एक ही जमीन पे आप 12 साल के लिए होते तभी होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई रैयत है जो इस लैंड पे 4 साल के लिए रहा, उसी गांव के सेम विलेज, यही इंपॉर्टेंट है, उसी गांव के दूसरे विलेज के लिए फिर 4 साल रहा कंटिन्यूएशन में। ठीक है, पहले 4 साल, फिर 5वें से 8वें साल, और लेट से कि लास्ट के 4 इयर्स फिर यहां पे रहा, तो भी जो ये रैयत है, लेट से एक्स है हमारा, एक्स जो होगा ये सेटल्ड रैयत होगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने का है। ठीक है, अब मान लीजिए हम बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कि विच अमंग देम विल बी सेटल्ड रैयत, इनमें से कौन सा सेटल्ड रैयत होगा अंडर सेक्शन 17। ठीक है, और ऑप्शंस देते हैं। एक्स लिविंग और कल्टीवेटिंग लैंड, या कुछ भी हैविंग कल्टीवेशन in a land for 12 years in the village। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा वाई हैविंग कल्टीवेशन ओवर वन लैंड फॉर 6 years and another land for another 6 years। और ऑप्शन दे दिया ओनली वन, ओनली टू, बोथ, एंड 4 में नन। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड लाइक दैट, आंसर होगा बोथ। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि बीच में 3 साल का गैप भी हो गया। क्यों, ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका सेक्शन एक आगे आएगा। मतलब कि जब आपको फिर से हक दिलाया जाता है, आप जमीन पे ना रहें, मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और इस पे कोई दूसरा वाई इस पे ओनरशिप कर लिया। ठीक है, तो फिर जो जिनकी जमीन होगी वो जाएंगे डीसी महोदय के पास, और उसके बाद बोलेंगे कि मेरी जमीन को ले लिया गया, और इन सब प्रोसेस में हो सकता है 3 साल या इससे ज्यादा लग जाए। तो अब अगर 3 साल के बाद भी फिर एक्स इस पे आता है, तो भी ये एक सेटल्ड रैयत होगा। उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बीच में 3 साल का गैप है इसलिए आप सेटल्ड रैयत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, तो भी ये सेटल्ड रैयत कहलाएगा। ये जो 3 साल का कंडीशन है ये आपको 17 सेक्शन 5 में है। ठीक है, मतलब ये कि 17(6) में भी वही बोला जाता है कि सेक्शन 71 आप पढ़ेंगे जब बाद में, तो उसके तहत जब आपको फिर से रिक्लेम, आपको फिर से अपनी ज़मीन वापस मिलती है, तो बीच में अगर गैप भी हो रहा है 3 साल या उससे ज़्यादा, तो आप सेटल्ड रैयत रहेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 17 के लिए, तो ये ज़रूर से देख लीजिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं सेक्शन 18 पे। ठीक है, सेटल्ड रैयत इतना ही है, काफी है। अब सेक्शन 18 में आता है। सेक्शन 18 में क्या है, तो सेक्शन 18 में बताया गया है कि भूइहर्स और मुंडारी खुटकटीदार, भूइहर्स एंड
मुंडारी खुदकट्टीदार, ये लोग भी सेटल्ड रैयत हो सकते हैं। अब इसमें एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम मान लीजिए बनाते हैं। क्या बनेगा क्वेश्चन? यही, विच अमंग देम, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इनमें से कौन सा सेटल्ड रैयत की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है सिंपल, इनमें से कौन सा सेटल्ड रैयत की श्रेणी या बंदोबस्त रैयत की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन भूइंहर्स रिसाइडिंग ओवर भूइंहर लैंड फॉर मोर देन 12 years। ठीक, ऑप्शन 2 आएगा सेम, मुंडारी खुदकट्टीदार रैयत रिसाइडिंग ओवर मुंडारी खुदकट्टी लैंड फॉर मोर देन 12 years। ठीक है, ऑप्शन 3 आएगा। अब इसको यूपीएससी का क्वेश्चन बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में हम ये वाला एक ऑप्शन देंगे, हैविंग कल्टीवेशन इन लैंड फॉर 12 years, और ऑप्शन 4 में देंगे कि भूइंहर्स एंड मुंडारी खुदकट्टीदार होल्डिंग लैंड फॉर मोर देन 12 years other than their own holding। तो कैच क्या था हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूइंहर्स और मुंडारी खुदकट्टीदार भी सेटल्ड रैयत होंगे अगर वो अपने, इनकी जो जमीन है उसके अलावा दूसरी जमीन पे अगर 12 साल से ज्यादा तक वो लोग काम करते हैं या उस जमीन को होल्ड करते हैं तो दे विल ऑल्सो बिकम सेटल्ड रैयत फॉर दैट विलेज। मान लीजिए, अब इसको समझेंगे कैसे। सेक्शन 17 समझ गए आप लोग, ये चीज, इसको आप हटा सकते हैं। मान लीजिए एक विलेज है ए विलेज, एक और विलेज है बी विलेज। इसमें जो लेट्स से भूइंहर्स या मुंडारी खुदकट्टीदार दोनों का अपना एक टेन्योर है, मतलब कि अपना लैंड है। ये भूइंहर्स लैंड है लेट्स से, ये हालांकि दोनों जरूरी नहीं कि एक जगह हो, ये मुंडारी खुदकट्टीदार का जमीन है। ठीक है, इसी पे ये 12 साल रह ले, 25 साल रह ले या कुछ भी रह ले, वो इस विलेज के लिए सेटल्ड रैयत नहीं है। समझिए चीज को, इस विलेज में यही लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है, पर्सन है। अब इस विलेज के लिए ये लोग सेटल्ड रैयत नहीं हो सकते। ठीक है ना, अब इस विलेज में इनका टेन्योर नहीं है, मतलब भूमिहारी जमीन नहीं है, ना ही खुदकट्टी जमीन है। लेकिन एक्स वाई जो है ये लोग कुछ जमीन को होल्ड करके रखे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जैसे भी लिए हो फॉर मोर देन 12 years बी विलेज में। तो ये एक्स और ये वाई इस बी विलेज के लिए सेटल्ड रैयत होंगे। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई डोंट थिंक से कोई अब डाउट बचा होगा। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन 19 की तरफ। ये समझ में आ गया? आप इसको ड्रॉ करके रख सकते हैं अगर समझने की जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 भी ऐसे उतना भी ये नहीं है, ये बस ये बोलता है कि जो भी सेटल्ड रैयत है वो ऑक्यूपेंसी रैयत होगा। ठीक है ना, मतलब हर एक सेटल्ड रैयत को
will have occupancy rights। सेक्शन 19 यहीं पे सेट थ्योरी के हिसाब से अगर समझना चाहे तो ये अगर सेटल रैयत है, इट विल बी अ सबसेट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत। मतलब ठीक है, बस सेक्शन 19 यही बोलता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 20 की तरफ। सेक्शन 20 क्या बोलता है कि एक्विजिशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट बाय कोई टेन्योर होल्डर ले ले या फिर कोई ये ले ले लैंडलॉर्ड, ठीक है ना। तो इस सेक्शन 20 ये बोलता है कि अगर किसी भी रीजन से अगर लैंडलॉर्ड या टेन्योर होल्डर किसी लैंड पे ऑक्यूपेंसी राइट भी हासिल कर लेता है तो वो लैंडलॉर्ड या टेन्योर होल्डर के जैसा ही ट्रीट होगा। मतलब वो इसी राइट को अवेल करेगा, इस राइट का जिक्र उसका नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी भी रीजन से उसको कोई एक था, ये उसी एरिया का टेन्योर होल्डर है, ये किसी को दिया टेनेंट को लीज पे या जिस तरह से, ठीक है, एंड समहाउ ये डेथ हो गया या कुछ और हो गया और ये विल के माध्यम से फिर से ये अगर एक्स थे इन्हीं एक्स को दे देता है, तो एक्स के पास अब ऑक्यूपेंसी रैयत भी आ गया थ्रू सक्सेशन कह ले या जैसे भी कह ले। तो अब यही टेन्योर होल्डर है और इसी के पास ऑक्यूपेंसी राइट भी है, तो राइट तो रहेगा ही, बट हम लोग उसके बारे में डील करेंगे कि वो टेन्योर होल्डर ही है और टेन्योर होल्डर्स की ही राइट के बारे में उसके बारे में बात की जाएगी। उसके हम ऑक्यूपेंसी रैयत के राइट के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सेक्शन 19 सेक्शन 20 हो गया। सेक्शन 20 तो क्या बोलते हैं हम, एक्विजिशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी बढ़ेंगे क्या, सेटल रैयत विल बी हैविंग ऑक्यूपेंसी राइट्स, ओके। तो हमने 17, 18, 19 जो इंपॉर्टेंट सेटल रैयत से थे वो हमने देखे। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और वो क्या है, सेक्शन 21। देखिए सेक्शन 21 बोलता है कि मान लीजिए किसी ऑक्यूपेंसी रैयत है किसी जमीन पे, तो उसको क्या क्या राइट्स हासिल हैं, मतलब कि वो अपनी जमीन पे क्या क्या काम कर सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि जमीन खराब हो या फिर डिग्रेड हो या फिर ये सारी चीजें हो। उस कंडीशन में प्रावधान ये भी है कि वो उनसे उनका हक या उनका राइट जो है उसको खत्म किया जाए, ठीक है ना। तो अब कौन कौन सी चीजों को हम कंसीडर करते हैं कि वो जमीन खराब नहीं कर रही है, या उल्टे तरह से सोचें तो ये कि उसमें से कौन कौन सा है जो राइट है, मतलब आपका अधिकार है कि आप उस पर वो सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं आप, खेती बाड़ी तो करना कॉमन है, ईंट बना सकते हैं, हाँ, तो हम सेक्शन 21 के तहत उसमें ईंट बना सकते हैं। तो सेक्शन 21A में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि हम उसमें ब्रिक्स बना सकते हैं, टाइल्स बना सकते हैं, कपड़ा और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्लॉज है ये कि ये आपको अपने पर्सनल यूज के लिए करना है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए करना है, मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते, मतलब नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। अब
आप एग्रीकल्चर करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको इरिगेशन के लिए चाहिए होगा, तो आप टैंक्स बना सकते हैं, आहार बना सकते हैं, या वेल भी खोद सकते हैं, या जो भी बोलते हो। इसमें पिस्की कल्चर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी फिर वही चीज है कि आपको कॉमर्शियल यूज नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आप पिस्की कल्चर करते हैं और इससे एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या टैंक से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या जिस किसी चीज से भी इन पर्पसेस से आपको एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 9/20 हिस्सा लैंडलॉर्ड को जाएगा एंड 11/20 हिस्सा रैयत के पास जाएगा। ऑब्वियसली 11/20 ज्यादा है, अब रैयत मेहनत कर रहा है भाई, तो उसको कुछ तो मिलना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे सी में। मतलब क्या कि रैयत उस पे बिल्डिंग बना सकता है, कॉटेज इंडस्ट्री लगा सकता है। फिर वही चीज है कि अपनी यूज के लिए करना है या फिर कॉटेज इंडस्ट्री टाइप करना है, आप कॉमर्शियल यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये चीज समझने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेगा, कौन कौन इनमें से किस तरह से रैयत यूज कर सकता है। और हम बोल दिए ए ब्रिक्स एंड टाइल्स, ब्रिक्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस। आप हड़बड़ी में जब रहिएगा तो आपको देखिएगा ही नहीं कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे बिल्डिंग एसएमईज दे दिया और इसको अच्छे से कर लिए, तो ये चीज ध्यान देना है। इस चीज को उल्टा करके दे दिया ऑप्शन में कि 11/20 रैयत रखेगा और 9/20 लैंडलॉर्ड, सॉरी 11/20 लैंडलॉर्ड रखेगा और 9/20 रैयत रखेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये सारा था हमारा सेक्शन 21। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेकंड सॉरी। तो ये हो गया सेक्शन 21। अब इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, सेक्शन 21A। ऑब्वियसली ए है तो अमेंडमेंट के थ्रू आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए के बारे में क्या है कि ट्रीज से रिलेटेड आपको उस जमीन पे क्या क्या राइट्स हैं। तो क्लियर कट बोलता है सेक्शन 21A कि अगर कोई ऑक्यूपेंसी रैयत है तो वो उस जमीन पे कोई भी पेड़ लगा सकता है या इसको काट सकता है, ठीक है। बैम्बू हो या कुछ भी हो, वो उस ट्री को लगा सकता है और काट सकता है। फिर क्या होगा कि उसका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलेंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी फूल हुआ, फल हुआ या कुछ भी हुआ, लैक हुआ, ये वो सारी चीजों को ले सकता है, सारी चीजें पे उसका अधिकार बनेगा। अब इसमें दो चीज समझने वाला है अधिकार वाला, जब हम पढ़ते हैं तो क्या टिम्बर अगर होता है, मतलब लकड़ी जब होता है तब क्या रहेगा शेयर, और अगर अदर देन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे कि फल फूल या बाकी सारी चीजें, तब क्या रहेगा लैंडलॉर्ड और रैयत के रेस्पेक्ट में। तो जब टिम्बर रहेगा तो ये 1/2 होगा, बोलने का मतलब 50% 50%, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में उसका डिवीजन होगा लैंडलॉर्ड और रैयत के बीच में। बट अगर अदर देन टिम्बर है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है तो वो सेम रेशियो में 9/20 एंड 11/20 रेशियो में बटेगा। अब इन सब चीजों को फिर से हम एक ऑप्शंस के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच अमंग देम आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देंगे कि फिशेस प्रोड्यूस्ड
थ्रू land by occupancy rayat will be distributed among landlord and rayat in 9/20 and 11/20 ratio. Statement is correct or not? Yes, it is correct. दूसरा, लैक अगर लेते हैं तो उल्टा दे दिया हो सकता है, 11/20 9/20 को स्विच कर दे, तो वो भी देख लेना है. और तीसरा दे दिया कि टिम्बर को भी लिख दिया 9/20 एंड 11/20. तो यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये कैच है और ये स्टेटमेंट जो ये गलत है. तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो आई होप कि सेक्शन 21 21 ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, अब हम चैप्टर 4 के हम लोगों ने 16 से 21A तक देख लिए. इसके बाद थोड़ा से लेस इंपॉर्टेंट सेक्शंस है. मतलब बच गया हमारा 22 हो गया आपका इजेक्टमेंट है, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम इजेक्टमेंट. इजेक्टमेंट बोलना गलत हो जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इजेक्टमेंट. तो ये जो सारे एक्ट्स हैं ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. 22 to 36 आपका बाकी रहेगा, जो कि मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा. ठीक है, आई होप आज का क्लास आपको सारा कुछ समझ में आया हो. थैंक यू वेरी मच.